शिक्षा अगर नहीं मिली तो हमारी पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसलिए इस राजस्थान के लोगों, इस भारत के मूल निवासी लोगों, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों, एक संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने इसको घर के लड़के और लड़कियों दोनों को स्कूल भेजेंगे और पढ़ाई करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी गुलाम न पैदा हो। और दूसरी 25, 30, 50 बच्चों को दिल्ली लेकर के दिखाया कि ये दिल्ली है जहां से पूरा देश चलता है। तुम्हें पढ़ लिख करके डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और जज बनना है। एक बात बताओ इस देश के आदिवासी लोगों, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आपके हैं पता है? 0 है। आपके हाई कोर्ट में कितने जज हैं? आपके प्रोफेसर कितने हैं? सब 0 हैं लगभग। और सारा कब्जा किसने किया है? 5% लोगों ने इस देश के 90% जगह, जमीन, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब पर कब्जा किया है। क्या हम लोग गुलाम हैं क्या? हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के इस मुल्क की मिट्टी को बचाया है ना। मुझे याद आता है बिरसा मुंडा का वो इल्गुलान, जब उन्होंने कहा था कि हमारी जल जंगल जमीन पर हमारा हक है और जितने बाहर से आए हैं, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो यहाँ के सामंती जमींदार हों, वो सब टिकू हैं और इन टिकुओं के खिलाफ हम उल्गुलान करते हैं और अपने मूल निवासियों के हक के लिए लड़ेंगे। बिरसा मुंडा ने क्या इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि आज 75 साल बाद इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में आपके जज ही ना हो? आप, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं भाई, और आपसे कहने आया हूं कि आपके प्रोफेसर वहां नहीं है। 92 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें से एक भी कॉलेज का प्रिंसिपल कोई आदिवासी नहीं है। ये किसका देश है भाई? न जज हमारे, न वकील हमारे, न डॉक्टर हमारे, न इंजीनियर हमारे। और रोज ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के खिलाफ लड़ने के लिए। अरे हमारे पुरखों को जब मौका मिला, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी को, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की थी। आज वो लोग शासन कर रहे हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। पहचाने कि नहीं? अंग्रेजों से माफी मांगते थे ना। अंग्रेजों से जो राजा महाराजाओं के इतिहास पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ खड़ी गम्मो कहते हैं, मूंछ पर राजस्थान को ताव देते हुए कहते हैं कि राजपूताना शान है। अरे भाई, तुम्हारी तलवार को जंग लग गया था क्या जब इस देश को सब गुलाम बना रहे थे? और आज तुम झूठा इतिहास पढ़ाते हो केवल राजपूताना। रे किस बात का? अगर इस देश के मूल निवासी न होते तो यह भारत हमेशा गुलाम बना रहता। हमने लड़ करके इस मुल्क को आजाद बनाया है। और इसलिए मैं आपसे केवल गुजारिश कर रहा हूं, एक तो ये बात मानकर चलो। आप बताओ, आपके सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए कि बचे? बर्बाद हो गए कि नहीं? आपके सरकारी स्कूल में मास्टर जितने होने चाहिए उतने हैं क्या? वहाँ बिल्डिंग है क्या? वहाँ पानी, शौचालय है क्या? स्कूल बर्बाद कर दिया, पढ़ाई खत्म। जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो बिरसा मुंडा को पढ़ेगा कौन? सिद्धू कान्हू को पढ़ेगा कौन? और भारत के संविधान को कौन पढ़ेगा? और जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना, तो कल को बेड़का धाम को कोई बड़ेश्वर धाम बना देगा और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा अगर नहीं मिली तो हमारी पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसलिए इस राजस्थान के लोगों, इस भारत के मूल निवासी लोगों, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों, एक संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने इसको घर के लड़के और लड़कियों दोनों को स्कूल भेजेंगे और पढ़ाई करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी गुलाम न पैदा हो। और दूसरी अपील करके आपसे विदा लूंगा। वो दूसरी अपील केवल इतनी है कि एक चीज, डॉक्टर अंबेडकर को हम क्यों मानते हैं? अभी एक गाना बज रहा था, आनंद राय साहब बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत पहले इनको सुनते थे कि भाई मध्य प्रदेश में कोई घोटाला हुआ, वहां वो विसल ब्लोअर हैं, जान जोखिम में लेकर के लड़ाई लड़े और पता चला जो घोटाला करते रहा वो अमीर बनते रहा, देश को बेचते रहा और हमारे लोगों का हक खत्म हो गया ना। इसलिए दूसरी और आखिरी अपील, हम बाबा साहब को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान दिया। बिरसा मुंडा के बाद
अगर हम सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन मैं तो सीना ठोक के कहता हूं, अगर बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा न होते, संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर न बोले होते कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं और इसकी जल जंगल जमीन पर पहला हक हमारा है, तब ये भारत भारत न बनता। इसलिए जो संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज से लेकर के बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, सबने मिलकर एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया जिससे हम सब बराबर हैं। हम सब बराबर है ना। अब तो कोई मुख से पैदा नहीं होता ना, कोई भुजाओं से पैदा नहीं होता ना। अरे भाई, दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होते हैं, या देश ऐसा पाखंडियों का, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंगे से पैदा हो रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे पाखंड इतना है, और पाखंड में देवी देवताओं के लिए लड़ाई हो रही है। एक किस्सा बस सुना दो। नोटबंदी हुई थी ना, नोट बंद हो गई 500,000 की। एक आदमी जब पुरानी नोट बची थी तो उसको लेकर ऐसे ही किसी मंदिर में चला गया। मंदिर बनता है 5 साल पहले और ऊपर लिखते हैं विश्व का प्राचीनतम मंदिर यहाँ है। अभी 5 साल पहले बना, जमीन कब्जा करने के लिए। जमीन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और वहां गया वो आदमी तो पुरानी नोट जो 500,000 की थी वो जल्दी जल्दी मंदिर के देवता को चढ़ाने लगा। तो बीच में अचानक एक आदमी आया और कहा कि ये कौन से नोट चढ़ा रहे हो, ये नोट तो बंद हो गई है। तो वो आदमी बोला, अरे भगवान को थोड़े ही पता है कि ये नोट बंद हो गई है। और वो आदमी गुस्से में फिर खड़ा होकर बोला, भगवान थोड़े ये नोट लेते हैं, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गए, इसलिए नोट को नहीं चढ़ाओ। इसका मतलब देवी देवता के नाम पर पाखंड फैलाने वालों ने आपके भगवान, जो पता नहीं किसके भगवान है, उनके और आपके बीच में एक बिजनेसमैन को बैठा दिया कि नहीं, जो नोट ले रहा है कि नहीं। अगर नोट नहीं मिलेगी तो बिजनेस चौपट हो जाएगा ना। उनका तो वो बिजनेस। हमारे ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी है, गुलामगिरी। उन्होंने कहा कि जैसे बाल बनाना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना कुम्हार लोहार का बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कराना और दान के पेट पर भरना तो उस पुजारी का धर्म नहीं धंधा है। इसलिए वो अपना धंधा कर रहा है, हमारा धंधा चौपट है। आज ये आखिरी अपील है आदिवासी परिवार के लोगों, आपसे हमें हिम्मत मिल रही है। दिल्ली वाले आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक भरोसा कर रहा हूं, मैं लौट कर दिल्ली जब जाऊंगा तो दिल्ली के मीडिया वालों से पूछूंगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बात लोगों के सामने रखूंगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में 10 लोग भारत का संविधान जलाए, उन पर मीडिया चर्चा की। ये हजारों लोग भारत का संविधान बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारी मीडिया में क्यों इसकी खबर नहीं? ये मैं सवाल पूछूंगा उनसे। और दूसरा सवाल करूंगा, जो भारत के संविधान को जलाया, जो देश में मुसलमानों के खिलाफ दंगा करवा रहा है, मंदिर मस्जिद में लड़वा रहा है, वो जेल में नहीं है। और हमें पता चल रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां जो दलित पिछड़े आदिवासी अपने हक के लिए लड़ता है, उसको फर्जी मुकदमे में जेल में डाल रहे हैं। क्या ये भारत के संविधान की हत्या है कि नहीं है? जोर से बोलिए, भारत के संविधान की हत्या है कि नहीं? क्या भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है कि नहीं? क्या भारत के संविधान को खत्म होने के बाद हमारा कोई हक बचेगा? जोर से बोलिए। भारत का संविधान नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या? संविधान खत्म हो गया तो क्या हम रहेंगे क्या? अगर SC ST OBC आपस में लड़ते रहे तो क्या संविधान बचा पाएंगे क्या? इसलिए आदिवासी परिवार के लोगों, देखो, चुनाव तो आपको मैं कुछ कहूंगा नहीं। आपने 2 विधायक ऐसे चुन दिए हैं, एक कह रहा है बराबर करना है और दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली ले जा रहा है। अब मुझे और नहीं कहना है, लेकिन इतनी गुजारिश करूंगा, अगली बार चुनाव आए तो ऐसे विधायकों से विधानसभा भर देना जो आपके बच्चों का भविष्य बना दे। आपको गुलाम मत चुनिएगा। बाबा साहब से लेकर फूले साहब से लेकर इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों ने गुलाम चुना है, इसलिए अब हमारे बच्चों के लिए लड़ नहीं पाते। अरे ऐसे लोगों को चुनिए जो अपनी कुर्सी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़े। एक काम वो करिएगा। और दूसरी अपील, जब भी जरूरत पड़े, इस देश में ओबीसी समाज से आता हूं और ओबीसी समाज के लोग जहां भी होंगे, मैं उनसे एक बात कह रहा हूं, प्रकृति पूजा हम भी करते हैं। ओबीसी समाज में कोई पाखंड, कोई पुजारी की जगह ही नहीं है।
हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग, किसान कामगार मेहनतकश आवाम, हम अपने खेत से पैदा हुए फसल की पूजा करते थे। हम नदी नाले और पर्वत पहाड़ की पूजा करते थे, जैसे हमारे आदिवासी करते हैं। आपका भी गमछा पीला है, ओबीसी का भी गमछा पीला है, और ये एकता है हमारी और आपकी। अब उसके साथ ये जो नीला गमछा है बाबा साहब के बच्चों का, ये पीला और नीला गमछा, ये जानते हैं क्यों एक है? क्योंकि हम सब पाखंड के विरोधी। हमें मंदिर से मतलब नहीं, ये मंदिर वैसे भी इस देश में कम नहीं था, इस देश में गली गली में मंदिर था, और मंदिर से हमारे बच्चों का कल्याण तो नहीं हुआ, भारत के संविधान से हुआ ना। मैं प्रोफेसर बना तो किसी मंदिर से नहीं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय न जा पाता तो आज आपके बीच में प्रोफेसर बनकर आंख में आंख डालकर जालिमों से ललकार कर कहने नहीं आता कि तुम जालिम हो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े। इसलिए वो जो संविधान हमें हक दिया है और हमारी एकता, हम ओबीसी समाज में कौन लोग आते हैं? जो किसान कामगार मेहनतकश है। और आदिवासी कौन लोग हैं? जिन्होंने इस प्रकृति को बचाया है। अगर इस देश में आदिवासी न होता दुनिया में तो ये कब की दुनिया तबाह हुई होती और जल जंगल जमीन कभी बचता नहीं। अगर जल जंगल जमीन बची है तो आदिवासियों के लिए बची है, आदिवासियों ने उसे बचाया है। एक बात कहूंगा राजस्थान के लोगों, भारत का नक्शा कभी उठाइए, 3 नक्शा लीजिए। पहले नक्शे में भारत का भूगोल बनाइए, जहां पहाड़ नदी नाले होंगे, जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन होगा, वहीं आदिवासी होगा। इस बात को समझिए। और आपकी जमीन छीनी जाएगी ताकि किसी अंबानी और अडानी के हाथों आपकी जमीन और खनिज संपदा बेच दी जाए और आपको मजदूर बना दिया जाए। क्या आप मजदूर बनने को कबूल करेंगे? क्या जल जंगल जमीन छोड़ देंगे क्या? और वही जल जंगल जमीन तो हमारी ओबीसी की भी लड़ाई। अगर खेत नहीं होगा तो इस देश का ओबीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जल जंगल जमीन और आत्मसम्मान की लड़ाई एससी एसटी ओबीसी के 90% भारत की लड़ाई है। हम 90% हैं। और अभी एक नारा लगा था, वही नारे लगाकर अपनी बात करूंगा कि जय जोहार का नारा है, देश नारा है, तो जय जोहार का नारा है, देश। और एक नारा और दिल्ली में हमने लगाया था, एक तीर एक कमान, तो एक तीर एक कमान। तो इस बात को मैं आपके सामने 2 ही बात किया, शिक्षा और स्कूल बचाइएगा, भारत के संविधान को बचाइएगा, और इस मुल्क के 90% लोगों आओ एकजुट होकर के। इस देश में 90% हम कमेरा लोग हैं, 10% लुटेरा लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं। उन लुटेरों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।